हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस चैप्टर के नाम को जानें। ठीक है। अगर हम उसके नाम से क्लियर है ना, तो हमें चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमें उस चैप्टर के नेम पे फोकस करना चाहिए कि वो चैप्टर का नेम कहना क्या चाहता है। सोचो, इतने पूरे चैप्टर में से इतने सारे वर्ड्स होते हैं और उन कुछ सारे वर्ड्स में से कि कुछ ही वर्ड्स को ऊपर लिखा जाता है चैप्टर के, है ना, नेम दिया जाता है उसको। ठीक है। तो क्यों दिया जाता है? यानी कि पूरे चैप्टर का सार है उस नेम में, है ना। तो हमें चैप्टर के नेम को ज़रूर समझना चाहिए। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन, हम अपने आसपास में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेती हूँ, गर्मियों में हमारा दूध खराब हो जाता है इफ़ मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर दूध को हम रूम टेम्परेचर पे रख दें तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इन समर के केस में, गर्मियों में चेंज हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ है वहाँ पे जिसकी वजह से दूध खराब हो गया हमारा, है ना। अच्छा, लोहे को जंग लग जाती है, कुछ ना कुछ हुआ है। लोहे को कैसे जंग लगी, है ना। यानी कि कोई ना कोई रिएक्शन वहाँ पे हुई ही हुई है। अब इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए, टू नो व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। मतलब साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंट ये है, मैग्नीशियम का रिबन लिया उन्होंने। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं हम। मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको क्या किया उन्होंने? बर्न कर दिया। ठीक है। किसके ऊपर बर्न किया? फ्लेम के ऊपर। फ्लेम मतलब आग होती है। ठीक है। आग के ऊपर ही जलाएंगे, और तो कोई चीज़ है नहीं। एंड चेंजेस, वो चीज़ बदल गई। मैग्नीशियम का रिबन, ऑब्वियसली सी बात है, अब हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो वो क्या उसी फॉर्म में थोड़ी रहेगी, है ना। उसकी तो चूरा चूरा हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे इस मैग्नीशियम रिबन की भी कुछ कथा बनी कि मैग्नीशियम रिबन जल गया, जल के एक पाउडर बन गया। ठीक है। चूर चूर हो गया बेचारा। तो मैग्नीशियम रिबन का एक वाइट पाउडर बना। पाउडर का कलर भी था, वाइट कलर का था। इस वाइट कलर के पाउडर को हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड कह दिया। ठीक है। एक बात और, मैग्नीशियम का रिबन जब हमने आग में जलाया, आग के ऊपर जलाया, तब आसपास एयर थी। ऑब्वियसली सी बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम का रिबन जल गया। एयर में होती है O2, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, यानी कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई होगी इन दोनों के बीच, तभी तो इन्होंने उसको जला दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। जलाया तो फ्लेम ने था। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस वजह से बना, अगर कोई ये पूछे तो इसका आंसर ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी, एक तो मैग्नीशियम के बीच, एक उस ऑक्सीजन के बीच जो एयर में प्रेजेंट था, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये देखो, ये लाइन आपकी इसी व्यथा का आंसर है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना। यही जानने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर हो रही है। ठीक है। इसको अब हम बुक में कैसे दिया हुआ है डायग्राम वो देखेंगे। थोड़ा क्लियर नहीं नज़र आ रहा, पर फिर भी देखो, ये हमने ली एक वॉच ग्लास बाउल जैसी है स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना, वाइट वाइट। इस ये लिया, यानी कि अब हम अगर रिबन को जलाएंगे तो जल के कुछ तो आएगा ना, तो उस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। कैंडल को लिया, कैंडल नहीं, बर्नर बोलेंगे हम इसको। बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर फ्लेम जलाई, फ्लेम के हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा। ठीक है। और उसको जला दिया। फिर देखो, जलने से देखो वाइट वाइट कलर का कुछ दिखा रखा है बर्नर और उस वॉच ग्लास के बीच में, है ना, दिखा रखा है ना। ये जो गिर रहा है, ये वो वाइट पाउडर है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो जल के बना था। इस पाउडर को हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दिया। ठीक है। ये रिएक्शन हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। बेचारा मैग्नीशियम का रिबन जल गया। ठीक है। लेकिन जलने के बाद क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना? इस
कि वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी, केमिकली कोई रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, इस चीज़ का हमें जवाब मिल गया, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हमने केमिकल रिएक्शन का पता लगा लिया है ना, ये इक्वेशन का और पता लगाना है। लेट्स स्टार्ट। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट, हम ये कर चुके हैं अभी मैग्नीशियम का रिबन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में था O2, इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस में बदल गया भाई? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। ये देखो, इतनी लंबी अगर हम गाथा गाएंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा ना, तो इसको हम शॉर्टर, कोई तरीका नहीं है शॉर्टर फॉर्म में कि हाँ हम बस ये बोल दें और हमारा काम बन जाए, हमें ज़्यादा ना बोलना पड़े। तो इसका एक इलाज है, इसकी शॉर्टर फॉर्म भी है। वो शॉर्टर फॉर्म देखो, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख दिया सीधा, प्लस ऑक्सीजन लिख दिया। अब इट विल गिव, ये टू प्रोड्यूस का साइन है या एरो का साइन है, अभी आप इसको ऐसे ही देखो, एरो लगा दी और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। एरो से पहले वाली जगह को हम बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। एरो से इधर वाली जगह को बोलेंगे राइट हैंड साइड। समझ आ गई? यानी कि जिस तरफ एरो का सिर है ना, देखो ये होता है एरो का सिर, ये वाला, तो ये जो सिर जिस तरफ है पॉइंट कर रहा है, उसको बोल दिया हमने राइट हैंड साइड। तो जो एरो के पीछे है, ठीक है, एरो के सिर के जो पीछे है, उसको जितने भी वहाँ पे सब्सटेंस हो, कितने ही एलिमेंट हो, ये तो दो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मान लो 10 हो 15 हो, सबको रिएक्टेंट बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? रिएक्टेंट। अब इस तरफ आ जाओ RHS की तरफ, ये है RHS, ये है LHS। जितने भी RHS में हो, फिलहाल एक ही है हमारे पास, बट 100 हो 200 हो, जितने भी हों, ठीक है, सबको प्रोडक्ट बोलेंगे कि क्या बने हैं? प्रोडक्ट हैं। इज दैट क्लियर? अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज में काम आ रहा है, जिसने केमिकल चेंज किया है या जो केमिकल चेंज में आ गया, रिएक्शन में जो केमिकल चेंज हुआ है उस प्रोसेस में आ गया, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ये दोनों सब्सटेंस हैं भाई जो रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज हुए हैं। यही चेंज हुए ना बेचारे, इनका तो अस्तित्व वीक हो गया, मैग्नीशियम का भी और ऑक्सीजन का भी, या बोल सकते हो दोनों मिल गए, मिला के इन्होंने ये बना लिया, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी रिएक्टेंट। समझ आया? ये वाली चीज़ क्या थी हमारे पास? रिएक्टेंट थी। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट क्या हो गया? नया सब्सटेंस, नया नवेला, उसको क्या बोल दिया? प्रोडक्ट है भाई। ये तो नया न्यू सब्सटेंस जो हमारा फॉर्म्ड हुआ है, किसने फॉर्म्ड किया है? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ने बनाया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे अब हम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने ज़रूरी हैं। पहला, एरो का साइन। एरो का साइन कहाँ देखा था भाई? ये रहा। हमने जो ये एरो का साइन देखा है, ये शोज करता है क्या दिखाना क्या चाहता है ये? कि रिएक्टेंट चेंज हुआ है प्रोडक्ट में, है ना। ये देखो, ये साइन ऐसे भी तो आ सकता था, ऐसे ही क्यों आया? ठीक है, क्यों आया ऐसे? ऐसे क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि जो चेंज हुआ होता है उसकी तरफ हमने निशाना किया है। देखो, मतलब ये चीज़ चेंज होके ये बनाई है, तो हम इसकी तरफ उस हेड को, ये हेड हो गया ना, इसका मान लो ये हेड है, तो उस साइड की तरफ हम हेड को पॉइंट करेंगे, टुवर्ड्स दैट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड, इस साइड की तरफ। ठीक है, समझ आ गया? तो एरो साइन शोज द चेंजिंग ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड। पहले बता चुकी हूँ मैं कि रिएक्टेंट लेफ्ट साइड की तरफ लिखी जाएंगी। ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाएंगी विद प्लस साइन बिटवीन देम। अगर देखो रिएक्टेंट कितने भी हों, जैसे मैंने बताया था ना, अब हमारे पास एक तो मैग्नीशियम था और एक ऑक्सीजन था। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा था। ठीक है, तो रिएक्टेंट जितने भी हों उन सब के बीच में प्लस का साइन लगेगा। और लिख दो, मान लो मैं बोलती हूँ वाटर भी था तो वाटर भी लिख दो, तो प्लस में लिखोगे वाटर। समझ आया? जितने भी रिएक्टेंट है सबको आपस में प्यार से रखना है, जोड़ के रखना है। समझ आ गई? हाँ, लेकिन किसी भी रिएक्टेंट को, मान लो तुम ये लिख रहे हो मैग्नीशियम
विल प्रोड्यूस्ड, चलो ऑक्सीजन भी लिख ही लो, 1 मिनट। मान लो तुम ये लिख रहे हो कि मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन। अब तुमने प्रोडक्ट बना दिया है, क्या बना था प्रोडक्ट हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन अब तुमने इसके बाद तो एरो लगेगा ना, लेकिन मान लो अगर तुमने एरो की जगह प्लस का साइन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी, यानी कि मेरे कहने का मकसद क्या है वो समझो, कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। हमेशा किस चीज़ का साइन आएगा? एरो का साइन आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। हाँ, अगर रिएक्टेंट और ज़्यादा ऐड होते चले जाते हैं तो यहाँ ऐड का निशान, प्रोडक्ट और ज़्यादा आते चले जाते हैं तो यहाँ भी ऐड का निशान। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के समझ लो दुश्मन हैं, इनके बीच में कभी सुलह नहीं हो सकती, कभी प्लस का निशान नहीं आ सकता, हमेशा एरो का आएगा। तेरी तरफ एरो कर दिया, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट की तरफ ही एरो होएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट साइड। पता है आपको, प्रोडक्ट सीधे हाथ की तरफ लिखे जाएंगे विद प्लस साइन बिटवीन देम, बहुत ही आसान बात है। एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट। अब देखो एरो का हेड किसकी तरफ है? प्रोडक्ट की तरफ है ना। तो ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या दिखा रहा है? दिशा दिखा रहा है रिएक्शन की, कि इस तरफ हुई है, राइट हैंड साइड की तरफ गई है। तो हेड जो है एरो का वो पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ दिखाता है, उसकी तरफ होता है, शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है। हो गया, समझ आ गया? नेक्स्ट, राइटिंग, हाँ इसी चीज को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, शॉर्टर फॉर्म में लिखना, ये इस फॉर्म में लिखना, इसको क्या बोल देते हैं? केमिकली इक्वेशन। समझ आया? दोनों वर्ड का मतलब हमें पता लग गया है, अब तो हम धूम मचा देंगे चैप्टर में। चलो, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखना, ठीक है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। आलसी इतने बच्चे हैं, साइंटिस्ट ने सोचा पहले तो पूरी लाइन से ये बनाया, पहले तो क्या था? कंप्लीट लाइन थी, ये वाली लाइन कंप्लीट बात बता रहे थे। फिर क्या किया? बच्चे बहुत आलसी हैं, उन्होंने क्या बना दिया? एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। अभी भी ये भी नहीं याद हो रही तो फिर से एक नई इक्वेशन बनाई, बहुत ही शॉर्टर फॉर्म में, वर्ड्स की जगह भाई हम उनके फॉर्मूले नहीं बोल सकते, सिंबल्स लगा दें, एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, उस चीज़ को लिख लें। तो मैग्नीशियम का मैंने आपको बताया था Mg होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का O2 होता है, ठीक है, समझ आया? और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसको हम बोलेंगे MgO, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों चीज़ देखने को मिलेंगी आपको, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थी केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। हो गया, बिल्कुल आसानी से पता लग गया, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, सॉरी, एक का नाम है बैलेंस्ड इक्वेशन, एक का नाम है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के। इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट है ना, ठीक है, नंबर भी उनका, और राइट हैंड साइड पे जितने भी हैं, यानी कि इस तरफ जितने भी हैं और इस तरफ जितने भी हैं, उनका नंबर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे Mg की कितनी अमाउंट है? 1 है, इस तरफ भी कितनी है? 1 है, ठीक है। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, इस तरफ कितने हैं? 1। तो यानी कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस, हम सभी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन है? अनबैलेंस है। जब LHS RHS से नहीं मिलते तब वो अनबैलेंस इक्वेशन होती है, ठीक है। अनबैलेंस का मतलब है कि जो मास होगा ना वो सेम नहीं होगा दोनों साइड पे। देखो, यानी कि O और O का जो मास है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो इनका मास सेम नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और ऐसी इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना होता है। अब हम वही सीखेंगे, हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन, कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत पढ़ा हुआ है हमने ये लॉ,
जाना पहचाना है। मास का क्या ला होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मास को ना तो बना सकते हैं ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, मान लो हमने हमारे जो मैग्नीशियम है वो एक ही था, जैसे अब पीछे रिएक्शन की ना, मैग्नीशियम एक ही था, ऑक्सीजन 2 थे, ओ ऑक्सीजन नहीं बोलूँगी, O2 थे, तो हमने जब 2 बनाए ना और जब रिएक्शन करके बाहर निकले तो वो उतने ही रहेंगे, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होएंगे। O2 थे तो 2 ही बाहर निकल के आएंगे। तो इस तरह से हम मास को बना भी नहीं सकते और मास को ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज़, देखो उसके बाद ये लिखा हुआ इन्होंने, ये टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट का जितना मास होगा ना उतना ही रिएक्टेंट में होगा। ये बात मैं समझा चुकी हूँ पर फिर से बता देती हूँ। अब मैं एक चेंज करने जा रही हूँ इस रिएक्शन में। देखो अब बताओ मुझे, इस तरफ बताओ, LHS RHS बताओ, बैलेंस्ड इक्वेशन है अनबैलेंस्ड है, बताओ। ये LHS हो गई, ये RHS हो गई। LHS में Mg कितने हैं, 2, O कितने हैं, 2, इसमें Mg कितने हैं, 2। अब देखो ये जो 2 है ना ये इस Mg का भी है और इस O का भी है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इस Mg और इस O के बीच में प्लस का साइन हो गया, इसलिए ये 2 सिर्फ इसी का ही है, ये इसको नहीं देगा। लेकिन इसके बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है, Mg और O के बीच में है, नहीं है, ये एक ही है, इसलिए ये 2 इसका भी है, साझा है ये O, ये 2 सॉरी, ये 2 ये Mg भी चाहेगा और ये O भी चाहेगा इस 2 को। तो Mg 2 है तो O कितने हुए, ऑब्वियसली 2 हुए। तो देखो दोनों इक्वल हैं, तो रिएक्शन कौन सी हुई, बैलेंस्ड हुई। तो LHS इज इक्वल टू RHS। यही कहना चाह रहा था ये कि जितने प्रोडक्ट में मास, एलिमेंट का मास होगा ना उतना ही रिएक्टेंट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम रिमेन द सेम बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो है, ठीक है, डाल लिया अभी हमने इस चीज़ को और ये हमारी हो चुकी है। तो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, इसके आगे जितने भी अक्षर लिखे होंगे, इसके आगे जितने भी लिखे होंगे वो इक्वल होने चाहिए और होंगे वो इक्वल। अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। अगर कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है हम उसको बैलेंस करें। इस रिएक्शन को मैंने अभी बैलेंस करके दिखाया था लेकिन समझ नहीं आया होगा, आगे अच्छे से करते हैं। अब हम यही करने जा रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्ड इक्वेशन का, इस चीज़ को हम वर्ड इक्वेशन बोलेंगे जिसमें हमें वर्ड्स ना लेने पड़े, सिर्फ अक्षरों से ही काम चल जाए, सिंबल से ही। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये चीज़ प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। सिंबल्स में देखो लिखे हमने, सिंबल्स में लिखे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। आपको याद करना पड़ेगा Zn जिंक है, जिनको हम डिनोट करते हैं Zn से, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। ये जो मैं बातें बता रही हूँ ना इसको एक पेज पे नोट करो, ताकि ये जो मैं कह रही हूँ ना कि इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, रटना लगा लो, याद लगा लो, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता है वो अपने मन में बिठाओ कि हमें तो ये याद रखना है। याद रखना है तो हमें इसको एक पेज पे लिखना पड़ेगा, सुबह शाम उसको 2 दिन पढ़ो और याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करेंगे, याद रखना। अब हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। देखो हमने सबसे पहले इसी का एग्जांपल लिया, Zn प्लस H2SO4 विल गिव यू ZnSO4 प्लस H2। स्टेप वाइज होता है, हम इसमें स्टेप करते हैं, कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता स्टेप का कि कितने स्टेप में रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, हर रिएक्शन अलग अलग नंबर में ही बैलेंस होती है। सबसे पहला स्टेप फिक्स हो, 2 स्टेप सबके फिक्स होंगे, 2 और एक लास्ट वाला 3, यानी कि 3 स्टेप कोई भी रिएक्शन हो आपके पास सबके फिक्स्ड ही हैं। जो पहला स्टेप है वो है कि सारे जो जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है, एलिमेंट्स हैं, सबको एक बॉक्स में डाल लो। देखो लेकिन याद रखना जिनके बीच में प्लस का साइन आ गया उनको सेपरेट बॉक्स में डालोगे। फॉर एग्जाम्पल Zn और प्लस H2SO4 है तो Zn को अलग बॉक्स में डालो, H2SO4 को अलग बॉक्स में, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट ZnSO4 को और H2 को,
ठीक है। स्टेप 2 ये भी सेम है, अभी मैंने करके दिखाया था। हमें LHS और RHS देखना है। LHS में ZN है, H है, S है, O है। अब आप इसको मैंने तो S और O को अलग अलग लिख दिया, लेकिन इसमें SO4 इकट्ठा दे रखा है, तो आप SO4 भी लिख सकते हो, लेकिन ईजिली हम देख पाएँ इसलिए मैंने S को अलग लिखा और O को भी अलग लिखा। ठीक है। ठीक इस तरफ भी सारे एलिमेंट्स लिख लो, ZN S O H। अब देखो ZN इस तरफ कितने हैं, 1 है, उस तरफ भी 1 है। H कितने हैं भाई, 2 हैं, इस तरफ भी 2 है। S ये रहा 1 है, इस तरफ भी 1 है। O 4 है, इस तरफ भी 4 है। तो यानी कि LHS और RHS तो इक्वल है, यानी कि रिएक्शन कौन सी है, बैलेंस्ड है। इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं। स्टेप 3 में यूं कहीं उतार लो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेप 4 लिखो और इसमें सबको बॉक्स से बाहर निकाल दो। ठीक है, अब नीचे लिखो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, ये हमें ऐसे करना है। अगर कोई पेपर वाले ऐसा करते हैं हमारे साथ, पेपर वाले क्या टीचर्स भी कर देते हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दे देंगे तुम्हें और कहेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। अगर बैलेंस नहीं है तो ये वाला मेथड अपनाओगे जो अभी यहाँ इस पेज पे किया हुआ है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो अगली रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने कि उसको बैलेंस कैसे करें। समझ आ गई ये रिएक्शन, मतलब ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन का परफॉर्मा था कि हाँ आप ऐसे ऐसे बैलेंस कर सकते हो किसी भी रिएक्शन को। इसमें ये वाला स्टेप पक्का है, सब में सेम है, ये वाला सब में सेम है, और ये 4th बॉक्स से बाहर निकालने का, ये 3 स्टेप आपके सब में सेम है। और हाँ, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करें तो ऐसे ही करके आए स्टेप वाइज। ठीक है, नेक्स्ट है Fe प्लस H2O विल गिव Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन हमें दी हुई है, हमें इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले वही बॉक्स में डालो, स्टेप 1 डाल लिया। नेक्स्ट है LHS RHS लिखो। LHS में देखो एक तरफ LHS लिखो, एक तरफ लिखो RHS। अब इसमें LHS में है Fe H एंड O, इसमें भी है Fe H एंड O। इसमें Fe 1% है, H 2 है, O कितने भाई 1 है। इसमें Fe 3% है, H कितने हैं 2 है, O 4 है। सबके नंबर देखो अलग अलग हैं, है ना। Fe 1 है तो इसमें 3 है, H 2 है तो इसमें भी 2 है, H तो सेम है, O 1 है तो इसमें 4 है। तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी बैलेंस हो जाएंगे। हमने स्टेप 3 लिखना है। स्टेप 3 में हम लिखेंगे, पहले तो बॉक्स में सारी रिएक्शन यूं की उतार लो। Fe था, ठीक है, प्लस में क्या था, सॉरी, हाँ आगे था H2O। ठीक है, H2O के बाद हमारा है Fe3O4, 3O4 बॉक्स में डाल दिया ये भी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास H2। ठीक है, हमने LHS RHS जब किया था तब हमने क्या नोट किया था कि कौन कौन से को हमने बैलेंस करना है। तो Fe को बैलेंस करना है, एक O को बैलेंस करना है। Fe इस तरफ 1 था, इस तरफ 3 था, तो इनको बैलेंस करना है। ठीक है, O इस तरफ 1 था और इस तरफ 4 है, तो O को बैलेंस करना है। यहाँ पे 4 करने हैं O, और Fe यहाँ पे 3 करने हैं यहीं पे। ठीक है, Fe को 3 बनाना है, तो हम फर्स्ट उसमें हमने क्या किया, स्टेप 3 में सिर्फ इस रिएक्शन को ऐसे लिख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, Fe को 3 करना है ना, तो हम सिंपली Fe के आगे 3 लगा देंगे। देखो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, तो ये बॉक्स के बाहर लगेगा, जैसे ये है ना यहाँ पे लिखा गया, तो ये Fe के बाहर हमने 3 लगा दिया। अब देखो Fe बैलेंस हो गया, लेकिन O रहता है। O को हमने कितना बनाना है, 4 बनाना है यहाँ पे। तो मैं अब इसको पता है कैसे लिखूँगी, मैं इसको लिखूँगी, जस्ट अ मिनट। O को हमने 4 बनाना है ना, तो अब मैं स्टेप नंबर 4 डालूँगी। ये हमारा स्टेप नंबर 3 था।
स्टेप नंबर 4 डालूँगी, स्टेप नंबर 4 में मैं रिएक्शन करूँगी, मतलब ये मैं मान लो स्टेप नंबर 3 है, ये जो है मेरा स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। अब मैंने इसी को स्टेप नंबर 4 बनाना है, ये लिख के स्टेप नंबर 4 आगे लिखो और फिर से यही रिएक्शन दोबारा उतार लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये स्टेप नंबर 4 की रिएक्शन उतारी है। अब हमने क्या किसको बैलेंस करना था, ओ को, तो ओ के आगे मैंने लगा दिया 4, ठीक है। अब ओ भी बैलेंस हो गई, लेकिन हमारे एच जो है वो इनबैलेंस हो गए। एच यहाँ पे 8 हो गए, 4 2 जा क्या होता है 8, यहाँ पे आर एच एस में एच है 2, इसको 8 बनाना है। फिर डालो आगे स्टेप नंबर 5, इस रिएक्शन को दोबारा उतारो, दोबारा उतारने के बाद फिर यहाँ पे 8 बनाना है, तो मैं 4 लिख सकती हूँ ना यहाँ पे। अभी कितने बन गए, 8 बन गए यहाँ पे। इज़ दैट ऑफ क्लियर। तो मैंने एक स्टेप में सिर्फ एक ही के आगे क्या नंबर चेंज किया, देखा था ना मैंने। स्टेप नंबर 3 में एफ ई का नंबर चेंज किया, स्टेप नंबर 4 में मैंने H2O का नंबर चेंज किया, स्टेप नंबर 5 में मैंने H2 का नंबर चेंज किया। तो आपको भी एक स्टेप में एक ही का नंबर चेंज करना है। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे बैलेंस हो गए हैं या नहीं। देखो यहाँ पे एक स्टेप में एक का नंबर चेंज किया है, ठीक है, बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 6 में मैंने इन सबको बॉक्स से बाहर निकाल दिया, बॉक्स से बाहर निकाल के कुछ ये ऐसे लिखे गए, ठीक है। फिर नीचे मैंने लिखा दिस रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड, ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी है, ठीक है। ये था हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, किस तरह से एक इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप कैसे होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है। जो सबसे पहला टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। कुछ रिएक्शन हम सारी रिएक्शंस को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, पर फिर भी एक बार यहाँ देख लो। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी कि जो चीज़ जुड़ के बनेगी। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि कोई चीज़ टूट के बनेगी। डिकम्पोजिशन को हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिसोसिएशन, ओके, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, अपनी जगह चेंज कर जाना, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो, यहाँ पे तो एक ही लोग ने जगह चेंज की है, यहाँ पे दो लोग जगह चेंज कर गए। ऑब्वियसली सी बात है, लोग नहीं कहूँगी मैं, एलिमेंट कहूँगी या सब्सटेंस कहूँगी, ठीक है। बट समझाने के लिए बोला कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दो लोग आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे, यहाँ पे एक ही जगह चेंज करेगा। यह है रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे ना तब क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अब फर्स्ट रिएक्शन पे। हमारे पास है फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है कम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। कम्बिनेशन का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो इसका होता है संयोजन। क्या होता है, संयोजन, ठीक है। संयोजन का मतलब जुड़ना भी बोल सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन देखो इसकी, आपको ऐसे ही लिख के आना है। डेफिनेशन सच अ रिएक्शन, कोई ऐसी रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। प्रोडक्ट कैसा होगा, एक अकेला प्रोडक्ट होगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने क्या किया था, Mg प्लस O2 विल गिव MgO, यही किया था ना। तो इसमें प्रोडक्ट एक ही है ना। प्रोडक्ट दो कब बनेंगे, जब मैं इनके बीच में प्लस का साइन लगा दूंगी। जब तक इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है तब तक ये प्रोडक्ट एक ही है। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हो गए, 1 प्रोडक्ट हो गया। कितना है ये, 1 प्रोडक्ट है, समझ आया। इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम अ 2 और मोर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितने होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। हमारे पास ये कंडीशन है इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, समझ आया। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन होती है इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं आपस में। रिएक्टेंट जैसे Mg और O2, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे, क्या देंगे हमें, एक प्रोडक्ट देंगे, वो प्रोडक्ट हो गया MgO। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। 2 और मोर रिएक्टेंट, ठीक है, एंड 1 प्रोडक्ट,
हमारा इस रिएक्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फर्स्ट एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O विल गिव यू CaOH2। एग्जाम्पल हम वो भी कर सकते हैं, और इस एग्जाम्पल में भी क्या है कि CaO फॉर्मूला होता है क्विक का, ठीक है, और जो हमारा बना है स्लेक्ड लाइम वो उसका फॉर्मूला है CaOH2, ठीक है। याद रखना, ये पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। तो हमने क्या है, इसमें रिएक्शन हुई 2 या 2 से प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, एक CaO हो गया रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट बोल रही हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, Ca हो गया और एक हो गया H2O, ठीक है। एक प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट हो गया CaOH2, ठीक है, और साथ में हीट रिलीज़ हो रही है। हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। रिएक्शन हुई है तो हीट एवॉल्व हो रही है, रिलीज़ हो रही है। समझ आ गया। ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, CO2 बना दी, गैस बन गई। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको दूसरा नाम है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। समझ आ गया। नेक्स्ट है, अब देखो ये बात बता रही हूँ मैं, इस जो स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन की है हमने, जो फर्स्ट रिएक्शन बताई थी ना स्लेक्ड लाइम क्विक लाइम, इसकी फॉर्मेशन में देखो हीट रिलीज हुई है, तो लार्ज नंबर ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड द मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। जिसमें ये रिएक्शन की होगी ना, देखो समझाना क्या चाह रही हूँ मैं, देखो कि ये कंटेनर है, ठीक है, हमने इसमें क्या डाला, CaO डाल दिया। मान लो कि ये ग्रीन कलर से मैंने CaO डाला है, ठीक है। अब मैं इसमें H2O डाल देती हूँ, H2O मैंने डाल दिया, मान लो ये मैंने H2O डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। अब मेरा क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम बनेगा। ध्यान से देखना स्लेक्ड लाइम कैसे बनता है। अब मेरा ये वाला रिएक्शन होके मेरी बनेगी स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मैं बनाती हूँ पर्पल कलर से, ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरह की मेरी क्या बनेगी, स्लेक्ड लाइम बन गई। अब इस के साथ साथ रिएक्शन हुई है तो वहाँ पे प्लस में हीट एवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। तो हीट से, यानी कि यहाँ से हीट निकल रही है, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है। तो यहाँ से जो मिक्सचर होगा ना, ये वाला, ये वॉर्म हो गया। ये कैसा है, वॉर्म मिक्सचर है, गर्म मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो जब हीट किसी भी रिएक्शन को करते वक्त एवॉल्व होती है, यानी कि निकलती है, ठीक है, रिलीज्ड होती है, उस टाइम उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम बोला मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। इसकी डेफिनेशन देखो एक्सोथर्मिक की, कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज्ड हो रही हो, अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ। हमने देखा था कि जो क्विक लाइम बना था हमारा, स्लेक्ड लाइम बना था हमारा, उसके साथ ही हीट रिलीज हो गई थी, है ना, रिलीज हुई थी ना हीट, प्लस में क्या है, हीट का साइन था कि हीट रिलीज हुई है। तो इस चीज़ को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप कहीं भी देख सकते हो, वैसे ये क्विक लाइम वाला भी लिख सकते हो। एग्जांपल है इसका रेस्पायरेशन, ध्यान से सुनना। रेस्पायरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। कैसे रेस्पायर करते हैं जब हम, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो किसकी फॉर्म में रहता है बॉडी में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। एम आई क्लियर, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। जब इसकी ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज तो टूटेगा, ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, क्या क्या, CO2 रिलीज़ करेगा, H2O रिलीज़ कर दिया, ठीक है, ठीक है, और हीट रिलीज़ करेगा, बहुत सारी हीट देगा, ठीक है। तो CO2 जा रहा है और O2 आ रहा है, ये O2 के साथ रिएक्ट करके देगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे O2, तो ये क्या देगा, CO2 H2O प्लस में
बहुत सारी हीट, ठीक है। तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस थी, ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर एंटर किया, ग्लूकोज के साथ भिड़ गया, ग्लूकोज के साथ भिड़ने के बाद देखो मैं बताती हूँ, जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है। अब मान लो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन जब एंटर किया, मान लो ये ऑक्सीजन एंटर कर गए, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मान लो यही कलर है, मान लो बॉडी के अंदर ये भरा पड़ा है, देखो ग्लूकोज की फॉर्म में फूड रिजर्व है, ठीक है। ये देखो मान लो फूड रिजर्व है, ठीक है। तब इसने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन के जो पार्ट हैं हमारे, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर आके भिड़ जाते हैं ग्लूकोज के ऊपर, ठीक है। ये क्या होते हैं, पीसीज में टूट जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या दिया, ये क्या फॉर्म करेंगे, एक फॉर्म कर रहे हैं ये CO2, मान लो ये CO2 है जो वापस बाहर जा रही है, ठीक है। एक फॉर्म कर रहे हैं ये H2O, मान लो ये H2O हो गया, इसी से बना देती हूँ, मान लो ये H2 हो गया, ठीक है। पानी हो गया, एक दे रहे हैं ये हीट बॉडी में, क्या दे, ओह गायब भी हो गया, एक दे रहे थे वो हीट दे रहे थे, ठीक है, एक देते हीट। अब जब हम रेस्पायर करते हैं, अपने मुंह के आगे हाथ लगा के देखो, साथ में क्या निकलता है, हीट निकलती है, एक गर्म हवा आती है, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हुई हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई रेस्पायरेशन की, ठीक है, एक्सोथर्मिक। इज इट क्लियर। ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंट की, मतलब एक्टिविटी की गई थी। क्या एक्टिविटी थी, इन्होंने क्या लिया, एक स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लिया, यानी कि क्विक लाइम जिसको बोलते हैं हम, पानी मैंने करके दिखाया था ना, ये पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर डालने के बाद इन्होंने कुछ देर तक इसको रखा, रखने के बाद ये कैसा बन गया, सफ़ेद स्लेक्ड लाइम बन गया, ठीक है। तो वही रिएक्शन इन्होंने दिखाई, और मिक्सचर जो है ना, वो बिकर है ना, बिकर में के अंदर जो ये मिक्सचर है ये गर्म हो गया। कैसा मिला हमें, ये हमने जो देखा वॉर्म मिला, गर्म मिला, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हीट एवॉल्व हुई है। तो हीट रिलीज़ होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, हमेशा किसी भी चीज़ को बनाते हैं तब हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।